हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है कैलाश करियर एकेडमी में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए, कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। एक्चुअल में ये जो कूलम्ब्स लॉ है ये यूज होता है टू स्टेशनरी चार्जेस के लिए। टू स्टेशनरी चार्ज के लिए। तो कंडीशन ये है, जब भी कोई दो स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी का मीन होता है कि जो बहुत छोटे हो, स्मॉल हो, और उन चार्ज को यदि आर डिस्टेंस पे, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे रखा जाए, जो कि चार्ज हम ले लेते हैं Q1 और Q2। तो दो चार्ज होंगे तो हमें ये पता है कि दो चार्ज या तो आपस में अट्रैक्ट होंगे या तो आपस में रिपेल होंगे। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो इनके बीच में फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगेगा इन चार्जेस के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जो चार्ज होंगे उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके डिस्टेंस यानी कि आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये आपका फोर्स। यदि ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सेकंड कंसीडर करें और दोनों ही इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हमारा Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा के साथ में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ये आपका कूलम्स लॉ का इक्वेशन है। और इस कांस्टेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं 1/4πε0, जो कि एक न्यू इक्वेशन बनाएगा विच इज 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ में इंपॉर्टेंट याद रखना है कि दो स्टेशनरी चार्ज होंगे, टू स्टेशनरी चार्ज होंगे, उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। और ये जो फोर्स होगा इसका जो मैग्नीट्यूड है विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इस कूलम्स लॉ में जो हमारा मैग्नीट्यूड फोर्स का फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन यूज करते हैं, या फिर हम लोग ये यूज कर सकते हैं। इसके आगे देखिएगा कि जो हमारा ये कांस्टेंट k की जगह पे हम लोग यूज कर रहे हैं 1/4πε0, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। और जब हम यूनिट निकालने की बात करेंगे तो यहाँ पे फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर और चार्जेस के लिए कूलम स्क्वायर आ जाएगा। इसमें यूज होने वाला जो एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, इस सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लिख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी इंडिविजुअल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और आपका जो देखेंगे यूनिट यहाँ से आएगा कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है हम लोग डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, जो कि होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कूलम्स लॉ में ही आगे है कि जो हमने इक्वेशन देखा है कूलम्स लॉ का विच इज 1 F इज इक्वल 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। इस इक्वेशन का यूज जो हम लोग करते हैं, इट इज ओनली फॉर एयर और वैक्यूम। जब कोई मीडियम ना दिया हो, एयर हो या फिर वैक्यूम हो, तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे।
मान लीजिए कोई मीडियम आता है, फॉर एनी मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो इक्वेशन में चेंज आएगा। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है विच इज के, ये होता है आपके, ये एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पे एप्सिलॉन, ये रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी फॉर अ मीडियम, परमिटिविटी फॉर अ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी होती है फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के लिए होती है एप्सिलॉन नॉट। तो जब भी हम लोग यूज करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इनटू के इज इक्वल हो जाएगा फॉर अ मीडियम के लिए परमिटिविटी। तो जब भी हम मीडियम की बात करेंगे कि किसी मीडियम में दो चार्ज रखे हुए हैं, तब कूलम्ब्स लॉ या फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे 1/4 पाई, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है यूज, उसकी जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर इसी की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं एप्सिलॉन को, एप्सिलॉन नॉट के को, और हमारा रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आर को। यहाँ पे हर एक मीडियम के लिए परमिटिविटी, या कह लें कि हर एक मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो अलग अलग होता है। तो कुछ मीडियम्स के लिए आप देख लें, इसे कहा जाएगा एयर और वैक्यूम के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है विच इज 1 होती है। और जब भी किसी मेटल के लिए कहा जाएगा कि दो चार्जेस के बीच में मेटल है, तो मेटल की यूज करेंगे तब हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब भी हम लोग यूज करेंगे वाटर का, तो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अप्रॉक्स 81 होता है। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि इफेक्ट ऑफ मीडियम है। यदि यही दो चार्ज हमारे Q1 और Q2 किसी मीडियम में रखे होंगे तो इक्वेशन में चेंज आएगा, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ में होगा। और एयर और वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, मेटल के लिए इनफाइनाइट होती है, और वाटर के लिए 81 होती है। और इसी में आगे देखते हैं कि जो हमारा फोर्स है, जिसको हम लोग इस इक्वेशन से देख रहे हैं, इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स या फिर कूलम फोर्स, कूलम फोर्स, या फिर इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, कई नाम से देख सकते हैं इसको। यहां पे इसका यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन। और आपको पता ही होगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल 10⁵ डाइन होता है। जो डाइन है हमारी, ये सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, न्यूटन हमारा एमकेएस सिस्टम का यूनिट होता है। और इसी में आगे देखिए कुछ और चीजें, जैसे कूलम्ब्स लॉ में जो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है, तो यदि हमारे इस नोट पॉइंट में रखिएगा, यदि हमारे जो चार्ज हैं उनका प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करने पे कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है, यदि प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज पॉजिटिव आता है, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, जिसकी वजह से इसका नेचर जो होगा, फोर्स का जो नेचर होगा विच इज रिपल्सिव, कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज से यदि पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हमारा फोर्स का नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। और यदि हमारे चार्जेस का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई नेगेटिव वैल्यू आती है, तो हमारा जो फोर्स है उसका जो नेचर होगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव होगा हमारा। तो दो बातें हमारी और यहाँ पे आती हैं कि फोर्स का नेचर कैसा होगा। तो यदि चार्ज का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो फोर्स का नेचर रिपल्सिव हो जाएगा,
और यदि चार्जेस का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो आपका नेचर अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसके आगे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ से आने वाला जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स, इसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसा आपने क्वेश्चन में देखा था कि जो फोर्स होता है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मीन है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्स, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। स्क्वायर लॉ होता क्या है इनवर्स स्क्वायर लॉ में? इसमें होता है यदि हम लोग r का जो वैल्यू है यदि इंक्रीज करते हैं तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। पर कितना डिक्रीज होगा वो इतने टाइम यानी स्क्वायर करने से पता चलेगा। यानी कि यदि हम ग्राफ से समझें इस चीज को तो v यहाँ पे f और r के बीच का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये इस तरह से इसका स्लोप या कर्व बनता है f और r के बीच का। इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको। इसमें ये r की डायरेक्शन है, ये f की डायरेक्शन है। इसमें इक्वेशन बन सकती है F1 अपॉन F2 इक्वल R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। मान लीजिए कहा जाए आपसे कि जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज है, मान लीजिए पहले चार्ज के बीच का डिस्टेंस r था और बाद में वही डिस्टेंस 2 टाइम कर दिया गया है, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा? तो F1 हो जाएगा, F तो यूज करते हैं देखिए, या फिर इसको F ही रहने दीजिए। F1 अपॉन F2 इज इक्वल R2 है 2R अपॉन R होल स्क्वायर। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। F1 अपॉन F2 इज इक्वल R का यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, तो F2 इज इक्वल आ जाएगा F1 अपॉन 4। यानी कि डिस्टेंस यदि हम 2 टाइम करते हैं तो फोर्स हमारा 4 टाइम कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यहाँ पे यदि डिस्टेंस आप डबल करेंगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। ये इफेक्ट होता है किसका? इनवर्स स्क्वायर लॉ का। इसी में हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। आगे देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स आपने वैसे 11th में पढ़ा होगा, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ऐसे फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe से नोट कर सकते हैं। स्टैटिक फोर्स होता है विच इज ग्रेटर देन, या कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये स्ट्रॉन्गर होता है और ये न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, यदि हम बात करें कि जब भी चार्ज आप किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे होंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फोर्स मीडियम से कितना इफेक्ट होगा। तो देखिएगा कि जो हमारा इफेक्ट ऑफ मीडियम कहते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, फोर्स हमारा डिक्रीज होगा। और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है के की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की 1 होती है, जो कि किसके लिए होती है, एयर और वैक्यूम के लिए होती है। यानी कि मैक्सिमम फोर्स किस में होगा, मैक्सिमम फोर्स किस में होगा, एयर और वैक्यूम में होगा। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितना मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता जाएगा उतना ही फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी, नोट डाउन करिए। इसी में हम लोग इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, वैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक से पहले हम कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, जिससे आपकी न्यूमेरिकल में हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल किसके, कूलम्ब्स लॉ के। तो तैयार रहिए, तब तक के लिए वेट एंड वॉच। थैंक यू।